Good afternoon, students. In the previous class, we discussed how India, China, and Pakistan started its development path after the independence. We discussed that People's Republic of China founded in 1949 and India and Pakistan got independence in 1947. We also discussed that they adopted the almost similar strategy of economic development and almost they started their first 5-year plans in the same duration. However, there is difference of few years. For example, India started in 1951, China started in 1953, and Pakistan in 1956. Now, we are going to discuss the development strategy of all these three countries individually. One by one we will discuss here. So, first I am going to start with the China. You know, China is one of our largest neighbor, which is situated in the north of India, and it is one of the biggest economy. Its GDP is multiple of India. However, during the planning period, China and India were standing on the same level. इंडिया और चाइना जो है एक ही लेवल पे था, लेकिन चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया, लेकिन इंडिया उस रफ्तार में नहीं बढ़ पाया. इंडिया भी ग्रो किया, लेकिन उस रफ्तार में नहीं, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया. इसका क्या कारण हो सकता है? सो एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, we should know the reasons behind this, and therefore it is important for us to know the development strategies adopted by the China and other countries. Now in first class I discussed with you that why it is important to know the strategies of development of our neighbors. This is mainly to judge ourselves, to compare, and if there is any loophole, then to overcome that and to learn from the mistakes, learn from the strategies of other countries, learn from the success. So now let us discuss one by one. So first one is China. After the establishment, all critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under government control. So China adopted socialist policy. तो जो माओ जो था, जो प्रेसिडेंट था आपका चाइना का, वो जो आपको कैपिटलिस्ट का खिलाफ था, वो जो आपको कैपिटलिस्ट के खिलाफ था, वो आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी का फेवर में था. यानी कि वो चाहता था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है, इकोनॉमी का जो भी फैक्टर्स है, उसका जो मालिक है वो आपको पब्लिक होना चाहिए. यानी कि उस गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट जो है सब कुछ को ऑन करेगा, इंडस्ट्रीज़ को और हर एक चीज़ को, ना कि प्राइवेट के हाथ में आपको इकोनॉमी को नहीं दिया जाएगा. तो इस प्रिंसिपल पे वो जो है आपको वर्क करता था. सो जस्ट आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइना इन 1949, all the critical sectors of the economy, enterprises and lands were brought under government control. गवर्नमेंट के कंट्रोल में इसको लाया गया. गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करने लगा. कंट्रोल का मतलब ये नहीं होगा टोटली कि ऑन करने लगा, उसका मालिक जो बन गया, ये नहीं, उसको उसके ऊपर में कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट का.
उसको किस तरह से यूज करना है, कैसे करना है, ये सब जो है गवर्नमेंट आपको मैनेज करने लगा, गवर्नमेंट डिसाइड करने लगा। ना कैसे, अब इसको हम लोग देखते हैं। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF। ना इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताएं कि इस चैप्टर में आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको ईयर भी याद रखना है और इसका मीनिंग भी याद रखना है। कभी कभी सीक्वेंस आ जाता है कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, तो इसको आप जो है दिमाग में याद रखेंगे। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं GLF इन शॉर्ट, कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958। इन 1958, डेट को याद रखना है। एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मासिव स्केल। ना डेट को याद रखने के लिए जो है हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, इसको कंप्लीट होने के बाद, बुक चैप्टर जो है कंप्लीट होने के बाद, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सो इनिशिएटेड इन 1958, एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मासिव स्केल। ठीक है, जो चाइना जो पहला आपको कैंपेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लाया, वो लाया द GLF, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। और ये जो कैंपेन है वो 1958 में आया। जो मोटिव था, जो एम था GLF का, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन ए मासिव स्केल, लार्ज स्केल पे, मास पे कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, कंट्रीज को जो है इंडस्ट्रीज से जो है भरा जाए। पीपल वेर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। और गवर्नमेंट के द्वारा इनकरेज किया गया आदमी को कि आप अपने बैकयार्ड्स में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने बगीचा में इंडस्ट्रीज को आप जो है सेटअप कीजिए, इस्टेब्लिश कीजिए। यानी कि गवर्नमेंट नहीं बोला कि हम जो है आपको कंपनीज को खोल रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज को खोल रहे हैं, उसमें आपको हम जॉब दे रहे हैं। नहीं, आपको अपने बैकयार्ड में ही, आप जहाँ पे हैं वहीं पे आपको इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना है। छोटा छोटा इंडस्ट्री, जो चीज़ का हो, छोटा छोटा जो है आपको कुछ ना कुछ आपको प्रोड्यूस करना है। इन रूरल एरियाज कम्यून्स वेयर स्टार्टेड। तो बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना है, ये इनकरेज किया गया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको है वह है इन रूरल एरियाज कम्यून्स वेयर स्टार्टेड। ये आपको इस टर्म्स को याद रखना है, कम्यून्स, कम्यून सिस्टम। तो हम लोग दो टर्म को अभी देखे हैं। एक देखें ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसमें क्या, इसका क्या मीनिंग था वो हम लोग देख लिए। दूसरा क्या है? कम्यून। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स। कम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? कम्यून का मतलब क्या हुआ? कम्यून का मतलब यही हुआ कि इस सिस्टम में पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, आदमी जो है मिल करके, इंडिविजुअली नहीं बल्कि सब जो है मिल करके ग्रुप बनाया और ग्रुप मिल करके जो है कल्टीवेट किया लैंड्स को, एग्रीकल्चर किया, खेती किया। जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसी तरह से जो है, उसी टाइप का ये था कम्यून सिस्टम। उसमें क्या था कि आदमी जो है कलेक्टिवली जो है वो फार्मिंग करेगा, लैंड्स का यूज करेगा, इंडिविजुअली नहीं, एक आदमी नहीं बल्कि सब मिल करके। Under the commune system, the farmers were encouraged to cultivate land collectively and not individually. Yes, that is what I told you. That is, the farmers were encouraged to combine their individual plots of land and perform farming collectively. अब जो है फार्मर्स जो है उसको कंबाइन करना था, जो उसके पास प्लॉट्स था, जो भी लैंड था, जितना भी है उसको अब जो है कंबाइन कर देना है। यदि 4 आदमी के पास, सबके पास में यदि 1-1 एकड़ लैंड है तो चारों मिल करके आपको कंबाइन कर देगा लैंड को, और 4 एकड़ हो गया। और 4 एकड़ पे ये चारों इंडिविजुअल मिल करके जो है आपको वर्क करेगा और फिर बाद में उसको बांट लेगा। तो ये आपको कम्यून सिस्टम मिला है। और कम्यून सिस्टम में ना केवल आपको ग्रुप बनाया गया फार्मिंग के लिए, बल्कि आपको सोशल सिस्टम पे भी जो है इसको लागू किया गया। यानी कि
एक साथ खाना बनाना है, जो सोसाइटी में ग्रुप जो है वो ग्रुप एक साथ खाना पकाएगा, सब मिल करके खाना पकाएगा, सब मिल करके एक जगह खाना खाएगा। तो ये कंबाइंड जो है, ये जो कम्यून सिस्टम है वो केवल खेती पे नहीं लाया चाइना, बल्कि जो आपको सोशल, जो आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर था, जो आपको रहने का, रहन सहन का जो कल्चर था, उस पर भी जो है इसको आपको लागू किया गया। तो इसको हम बोलते हैं कम्यून सिस्टम। सो कम्यून सिस्टम, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए कुछ यहाँ पिक्चर्स के द्वारा समझते हैं। यहाँ देखिए आप किस तरह से जो है दो फार्मर्स जो है एप्पल्स ये तोड़ रहा है, यानी कि ये आपको शो कर रहा है कि मिल करके जो है यहाँ पे खेती किया जा रहा है। यहाँ देखिए ये सब कम्यून सिस्टम का जो है आपका इमेज है। ये देखिए किस तरह सब मिल करके जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये देखिए स्टील प्रोडक्शन इन द कम्यून्स, चाइनीज हार्ड एट वर्क ऑन द बैकयार्ड स्मेल्टर्स। ना ये जो है आपको सब मिल करके जो है कम्यून सिस्टम में आपको यहाँ पे स्टील को प्रोड्यूस किया जा रहा है, स्टील को प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप स्टील प्रोडक्शन हो रहा है। तो अभी आपको बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज आ गया स्टील प्रोडक्शन के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में उस टाइम में आप सोच सकते हैं कि चाइना जो है कम्यून सिस्टम लाया और उसके द्वारा जो है स्टील भी जो है प्रोड्यूस करने लगा। क्योंकि चाइना का जो उस समय मेन एम था, वो चाहता था कि ब्रिटेन को और जो दूसरा आपको डेवलप कंट्रीज था उससे ज़्यादा जो है ये प्रोड्यूस करना चाहता था, उसको पीछे करना चाहता था आपको इंडस्ट्रीज़ के मैटर में। चूँकि ब्रिटिश जो है उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से आपको गुजर चुका था और वहाँ पे जो है आपको इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था, वो जो डेवलप्ड कंट्रीज बन चुका था इंडस्ट्रीज़ के मैटर में, और उसी को जो है पीछे करने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए जो है इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, सब मिल के वर्क कर रहा है। वही नहीं, आप देखिए वो तो काम कर, अभी हम लोग जो कुछ भी देखो काम देखिए, आप देखिए सब मिल के खा रहा है एक जगह पे, खाना जो बनाया वो सब मिल के ही बनाया है कम्यून सिस्टम में, सब एक जगह खा रहा है, देख लीजिए। ओके, इन 1958 उसके बाद क्या हुआ, देयर वेयर 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन। देखिए कम्यून सिस्टम केवल लाया गया फार्मिंग के लिए नहीं, बल्कि आप देखिए कि जो रहन सहन था उस पर भी लागू किया गया, उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज था उस पर भी लागू किया गया। इसीलिए वहाँ पे स्टील प्रोडक्शन हो रहा था, कम्यून से सब मिल करके उसको प्रोड्यूस कर रहा था। इन 1950 देयर वर 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन, और 1950 में 26,000 कम्यून्स था। 26,000 कम्यून्स का मतलब ये नहीं हुआ कि 26,000 इंडिविजुअल्स, बस ये कम्यून्स की बात हो रहा है। एक कम्यून्स में हो सकता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल हो, 20, 25, 30, 50, 100, इस तरह का जो है सब 26,000 कम्यून्स, 26,000 ग्रुप बन चुका था। एंड इट वाज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन। इतना बड़ा ये कम्यून सिस्टम हो गया था कि आपको लगभग सभी को जो है आपको पूरा इंटायर कंट्री को कवर कर ले रहा था। GLF कैंपेन मेट विथ मेनी प्रॉब्लम्स। नो, ये तो इनिशिएटिव था चाइना का ये इनिशिएटिव था कम्यून सिस्टम में, और चाइना बढ़ावा देना चाहा, प्रोडक्शन को जो है बढ़ावा देना चाहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, आपका मेन मोटिव था। लेकिन इसका बहुत ड्रॉबैक भी था। GLF कैंपेन मेट विथ मेनी प्रॉब्लम्स, अ सीवियर ड्राउट caused havoc in China, killing about 30 million people। हुआ ऐसा कि उस समय में जो है आपको चाइना में आपको एक बहुत ही भयानक ड्राउट हुआ, ठीक है, सुखाड़ आया, और वो जो एपिडेमिक है वो इतना बड़ा था कि उसमें 30 मिलियन पीपल, एक दो नहीं बल्कि 30 मिलियन आदमी जो है उसमें मारा गया। इतना विशाल जो इतना भयानक ड्राउट था। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख होता है, और 30 मिलियन में आप सोच लिए 30 × 10 लाख कर दीजिए, इतना आदमी जो है मारा गया। When Russia had
कन्फ्लिक्ट विथ चाइना, वही नहीं, चाइना को जो है रूस के साथ भी लड़ना पड़ा। उस समय रूस जब वो एडवांस था चाइना से, नो डाउट। सो रशिया हैड कन्फ्लिक्ट विथ चाइना, इट विथड्रू इट्स प्रोफेशनल्स who had earlier been sent to China to help in the industrialization process। और चाइना के साथ जो है आपको लड़ाई हुआ, ये लगभग 1969 की बात है, 68-69 में ऐसा हुआ था। रूस के साथ चाइना का लड़ाई हुआ था, और रूस जो है चाइना को हेल्प किया था, मदद किया था, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, ये सबको भेजा था चीन में, ताकि चीन का जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। चीन को इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने में रूस मदद कर रहा था, और रूस से ही लड़ गया चाइना। और चाइना रूस से क्यों लड़ा? इसी लड़ा बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स को लेकर के, क्योंकि चाइना का जो है आपको मालूम है कि जो ऑलमोस्ट जितना भी कंट्रीज से चाइना को लड़ाई है वो बॉर्डर को लेकर के ही है। चाइना का जो है एक्सपेंशनिस्ट मीन्स एक्सपेंशन करने का जो प्रिंसिपल है वो उसका है, यानी कि विस्तारवादी उसका नीति है। वो आगे जो है ज़्यादा जो है वो कवर करना चाहता है, ज़्यादा जो है वो लैंड को, ज्योग्राफिकल एरिया को कैप्चर करना चाहता है। तो रूस के साथ भी जो है उसका बॉर्डर कन्फ्लिक्ट था। रूस का बहुत सारे जो एरियाज था, प्रोविंस था, उस पर जो है वो कब्जा करना चाहता था। लेकिन फाइनली ये जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हुआ, बाद में जा कर के सहमति हुआ, एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चलते क्या किया, रूस का जितना भी आपका प्रोफेशनल्स था, इंजीनियर्स था, जिसको भेजा गया था चाइना, वो सबको वापस बुला लिया। और इससे जो है आपका उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपको बहुत बड़ा असर हुआ, नुकसान हुआ। सो ये हम लोग देखे आपको कि किस तरह से जो है GLF रेवोल्यूशन, GLF कैंपेन जो है आपको लाया गया, और किस तरह से उसका जो है आपको लास्ट फेज में जो है वो प्रॉब्लम फेस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द today's class. We will see more of this. We will study more of China in the coming class. Thank you.